हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने पिछली क्लास में कुछ टर्म्स पढ़े थे, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या टर्म्स पढ़े थे और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, हमने जो पहला टर्म पढ़ा था वो था एंटिटी का। उसमें हमने ये समझा था कि एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो बिजनेस या नॉन बिजनेस मोटिव से चलती है। मींस बिजनेस मींस मोटिव प्रॉफिट का है, नॉन बिजनेस मींस मोटिव इज टू सर्व द सोसाइटी। फिर हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा था, ट्रांजैक्शंस में भी कुछ बाइफर्केशंस थी। देन हमने इवेंट पढ़ा, फिर हमने अकाउंट पढ़ा और कैपिटल, देन ड्राइंग्स और फिर लास्ट में हमने लायबिलिटी पढ़ा। तो आज हम आगे के अकाउंटिंग टर्म्स कवर करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है वो है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, अब देखो। आज का हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है क्रेडिटर। हम जो भी हम जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर उसके अंदर हम कुछ ना कुछ गुड्स या कोई सर्विस हम उधार पे लेते हैं और इधर हम लोन बैंक से लेते हैं, ठीक है। बट क्रेडिटर्स के अंदर क्या कवर होता है? सपोज ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है, और यहाँ पे है कंपनी एक्स वाई जेड। इस कंपनी एक्स वाई जेड ने, हमारी कंपनी है सपोज एबीसी लिमिटेड। एक्स वाई जेड एंड कंपनी। तो एबीसी लिमिटेड ने कुछ गुड्स परचेज किए फॉर ₹1,00,000। तो जब एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड एंड कंपनी से ये सामान उधार पे लेके आई, तो एबीसी लिमिटेड के लिए एक्स वाई जेड एंड कंपनी क्या बन गई? क्रेडिटर्स। एबीसी लिमिटेड अपने बुक्स में एक्स वाई एंड जेड को क्रेडिटर्स बोलेगा। मतलब हम कुछ सामान एक्स वाई जेड एंड कंपनी से उधार पे लेके आए हैं और वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। मींस ये एक्स वाई जेड विल बिकम द क्रेडिटर्स of ABC Limited, and ABC Limited has the obligation to pay this amount of ₹1,00,000 to XYZ and company. Okay, now let's move on to the definition and see what the definition says. Okay, creditors are person or firm from which we have procured goods or have
taken services for which payment has not been done yet. ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है. क्रेडिटर्स आर पर्सन और फॉर्म, मीन्स इन आर केस दिस इज XYZ and company, a person or a firm from which we have procured goods or have taken services. So in this example हमने ABC लिमिटेड कंपनी ने इससे गुड्स परचेज किए हैं, फॉर विच पेमेंट हैज नॉट बीन डन येट, जिसके लिए हमने अभी पेमेंट नहीं किया है. ठीक है, हम आगे चल के पेमेंट करेंगे. तो ये क्रेडिटर्स जो है, हमने एक टर्म पढ़ा था नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटीज. उसमें हमने क्या देखा था कि वो लायबिलिटीज जो आफ्टर 12 मंथ्स बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, और जो लायबिलिटीज हमें विद इन 12 मंथ में सेटल करनी है, दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज. ओके, तो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है, आप सोच के बताओ. अब देखो, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जब किसी दूसरी कंपनी को माल सप्लाई करता है या सर्विसेज देता है, तो वो चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका पैसा उसे मिल जाए. तो जनरली जो गुड्स और सर्विसेज हम उधार पे लेते हैं, उसका पैसा हम विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करते हैं. तो क्रेडिटर्स आर करंट लायबिलिटीज. क्यों? विद इन 12 मंथ्स वी नीड टू पे द अमाउंट. ओके, सो सेकेंड पॉइंट नोट करो. Generally, the amount due to creditors are paid within 12 months. तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज इट्स अ करंट लायबिलिटी. ये एक करंट लायबिलिटी है. ठीक है, आप इसे नोट कर लो एक बार. तो हमारा भी क्रेडिटर्स हमने देखा, क्रेडिटर्स क्या होते हैं. एक और टर्म होता है क्रेडिटर के साथ, बिल्स पेएबल. सो कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस एग्जांपल, हम बिल्स पेएबल को समझते हैं. ठीक है, तो हमारी एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, एंड ये एक कंपनी थी XYZ एंड कंपनी. ठीक है, इस कंपनी ने XYZ एंड कंपनी ने हमें गुड्स सप्लाई किए ABC लिमिटेड को ₹1 लाख. ठीक है,
और हमारी ये लायबिलिटी बन गई कि हम इन्हें पैसा बाद में दे देंगे। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे एक मीडियम निकाला गया कि जो पैसा हमें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आने वाला है, क्यों ना इस पैसे को, अभी देखो इस कंपनी को उधार दिया 1 लाख रुपए का, ये पैसा XYZ के पास अभी 2 महीने या 3 महीने बाद आएगा। तो हर चीज की एक कॉस्ट होती है, जो हमारे पास पैसा है उसकी एक कॉस्ट है। समझो मेरे पास अगर आज 1 लाख रुपए हैं, मैं उसे बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे को 6% और 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर अगर मैं उसे कोई अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम निकाला और वो मीडियम है कि XYZ एंड कंपनी एक लेटर बनाएगी। इस लेटर में लिखेगी, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, उस टर्म्स को मैं समझाता हूं आपको। इसमें लिखेगी ड्रॉर, फिर लिखेगी ड्रॉई अमाउंट, ड्यू डेट एंड सिग्नेचर। ड्रॉर यहां पे ABC लिमिटेड, नॉट ABC XYZ, XYZ एंड कंपनी, ड्रॉई ABC लिमिटेड, अमाउंट दिस वन, ड्यू डेट। सपोज ये ट्रांजैक्शन हमने 1 अप्रैल 2024 को किया। ये ट्रांजैक्शन हमने 1 अप्रैल 2024 को किया और ABC कंपनी ने प्रॉमिस किया कि ये मैं आपके पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है, तो ABC कंपनी जो है एक रेप्यूटेड कंपनी है। XYZ कंपनी बिलीव्स कि उसे पैसा मिल जाएगा 2 महीने बाद, बट अभी वो जो ब्लॉक हुआ पैसा है उसे हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, वो ये इसका मेथड है। अब देखो ड्यू डेट आप पकड़ लो 2 महीने बाद 30/6/2024। XYZ कंपनी ने ABC लिमिटेड से बोला कि जितने दिन तक आप हमें पैसा नहीं देंगे हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूं। इसको क्या बोलते हैं हम? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इस डॉक्यूमेंट का नाम है। मैं आपको एक बिल्स पेबल बना के देता हूं जिसमें सारी डिटेल्स इस ट्रांजैक्शन की लिखी होंगी कि ड्रॉर कौन है। ड्रॉर मींस जो इस बिल को बना रहा है। XYZ कंपनी ने इस बिल को बनाया। ड्रॉई कौन है? ABC लिमिटेड। इस कंपनी को ये बिल्स पेबल एक्सेप्ट करना है। अमाउंट कितने अमाउंट के लिए? 1 लाख रुपए के लिए। ड्यू डेट 30/6/24। तो जो इनका एक टर्म था वो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आ गया। अब ABC लिमिटेड जब इस बिल को साइन करेगी, अभी देखो ये जब तक इस बिल पे सिग्नेचर नहीं हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जब तक इस बिल पे साइन नहीं हुआ है तब तक ये होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, जब XYZ एंड कंपनी इस बिल को ABC लिमिटेड कंपनी के पास भेजेगी और ये ABC लिमिटेड कंपनी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट कैसे करते हैं? अभी देखो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ABC लिमिटेड का सिग्नेचर हो सकता है
ABC लिमिटेड एंड कंपनी का सिग्नेचर हो सकता है, या फिर कोई इनकी सील या स्टैंप हो सकती है। जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा बाय ABC लिमिटेड, जब वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे डालेगी तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा बिल्स पेएबल। After signature of drawing, it will become bills payable. ओके, तो जैसे ये सिग्नेचर होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है पहले बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये बिल्स पेएबल बन जाएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है। पहले भी तो टर्म्स थे कि हम 2 महीने में पेमेंट कर देंगे, और अगर इनको बिजनेस करना है तो ये गुड्स भी सप्लाई करेंगे और ये पेमेंट भी करेंगे अपने टाइम पे। बट अब इसका यूज क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर इस 1 लाख को XYZ एंड कंपनी आज यूज कर पाए तो ये अपना बिजनेस आगे और बढ़ा सकती है, या फिर अगर वो सिंपली उसे बैंक में भी डाल दे तो 6% का ब्याज उनको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे ही ये बिल्स पेएबल बिल ऑफ एक्सचेंज ABC लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया, दिस विल बिकम लाइक अ चेक, दिस विल एक्ट लाइक अ चेक। आपने चेक देखा होगा, अगर जब तक ब्लैंक चेक पड़ा हुआ है और जिस पर्सन के नाम पे वो चेक है, अगर उस पे उस पर्सन का सिग्नेचर नहीं है, तब तक उस ब्लैंक चेक की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही हमने उसके अंदर कुछ अमाउंट लिखा या फिर उसके अंदर सिग्नेचर डाला, उस चेक की वैल्यू हो जाती है। और उस चेक को कौन एक्सेप्ट करता है? बैंक और किसी भी और एनी अदर पर्सन जिसको भी हमें पेमेंट करना है, ही विल एक्सेप्ट इट, ही और शी विल एक्सेप्ट दैट चेक एज अ मोड ऑफ पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज एक चेक की तरह काम करेगा मेरा। अब XYZ एंड कंपनी बैंक में जा सकती है अपने, और इस बिल्स पेएबल को दिखा के वो उनसे कुछ उधार ले सकती है, कुछ क्रेडिट ले सकती है, या फिर किसी और इन्हें XYZ एंड कंपनी को, सपोज इन्होंने ये गुड्स ABC लिमिटेड एंड कंपनी को बेचा, तो XYZ एंड कंपनी भी किसी पर्सन से या किसी कंपनी से ये गुड्स खरीद के लाई होगी। तो उस केस में XYZ कंपनी अपने क्रेडिटर्स, सपोज यहाँ पे इनका कोई क्रेडिटर्स है, PK लिमिटेड, तो इसने गुड्स दिया सपोज फॉर 1,50,000। नाउ XYZ company can do what? XYZ and company transfer this bills payable of rupees 1 lakh to PK लिमिटेड। ये कंपनी इस बिल पेबल को आगे PK लिमिटेड कंपनी को दे सकती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। ओके, तो अब हम इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, और आगे अगर कुछ आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल रिजॉल्व दोज क्वेरीज। ओके, तो आप ये एक बार एग्जांपल नोट कर लो। हाँ, तो अभी हम बिल्स पेबल का डेफिनेशन लिखते हैं। एक बात और, बिल्स पेबल ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर ले और वो एक चेक की तरह वैल्यू होल्ड करें। बस रेप्यूटेड कंपनीज ही जब उन्हें एक्सेप्ट करती हैं, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपसे कोई गुड्स उधार पे लिए, आई एम अ नॉर्मल बिजनेस, मीन्स मेरा कोई ऐसा रेपुटेशन नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, मैं आपको एक बिल्स पेबल बना, आपने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और मैं अगर उस पर सिग्नेचर करता हूँ और आप उसे बैंक के पास या फिर और किसी क्रेडिटर के पास ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उसे
डायरेक्टली एक्सेप्ट कर देगी कि डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगी कि ये किसी कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया है, ऐसा नहीं है। जब रेप्यूटेड कंपनीज लाइक लिस्टेड कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनियां जब साइन करती हैं तभी बैंक को उन पे भरोसा होता है और वो उस बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्स पेबल का डेफिनेशन क्या है? बिल्स पेबल is a bill of exchange bills payable is a bill of exchange accepted by drawee in favor of drawer, that is creditor, for a specified amount which is payable on a specified date. Bills payable is a bill of exchange. Bill of exchange by because it is not signed, and जब वो साइन हो जाता है एक्सेप्टेड बाय अ ड्रॉई इन फेवर ऑफ ड्रॉर। हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था? वहां ड्रॉई कौन था? आपने जो अपनी कॉपी में एग्जाम्पल नोट किया है उसमें ड्रॉई कौन है? एबीसी लिमिटेड। एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, एक्सेप्टेड मीन्स व्हाट? साइंड। बाय ड्रॉई इन फेवर ऑफ ड्रॉर। हमारा ड्रॉर या क्रेडिटर कौन था? एक्स वाई जेड एंड कंपनी फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट। हमारा अमाउंट क्या था उस एग्जाम्पल में? ₹1,00,000 विच इज पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट क्या थी उसमें? 30/6/2024। तो अभी ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। जो मैंने फॉर्मेट अभी आपको एग्जांपल में दिया बिल्स पेबल का, उसका फॉर्मेट माइट बी डिफरेंट हो सकता है, फॉर्मेट चेंज होता रहता है, बट उसका पर्पस अभी हमें पता है कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो दूसरा डेफिनेशन है क्रेडिटर का, डेटर का, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आप ये नोट कर लो एक बार। हाँ, तो डेटर्स पे मूव करने से पहले हम एक और टर्म देख लेते हैं जो अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से रिलेटेड है। आप लिखो ट्रेड पेबल्स। So trade payables means amount payable for goods purchased or services
taken in the normal course of business। ट्रेड पेबल्स वो अमाउंट जो हमें पे करना है, हमने गुड्स परचेज किया है हमने गुड परचेज किया है या फिर हमने सर्विसेज ली हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मींस व्हाट, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, जैसे एक स्टेशनरी शॉप, वो कॉपी बेचते हैं, पेंसिल बेचते हैं, तो वो उनका नॉर्मल बिजनेस हो गया। एक मिठाई वाला स्वीट्स बेचता है, वो उसका नॉर्मल बिजनेस हो गया। कॉपी पेन माइट भी उसके लिए, कॉपी पेन बेचना माइट भी उसके लिए नॉर्मल बिजनेस ना हो। तो यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आप करते क्या है। जैसे टाटा मोटर्स, वो कार बेचते हैं, तो उनका नॉर्मल बिजनेस कार बेचना है। एक कंपनी बोइंग जो एरोप्लेन बेचती है, उसका नॉर्मल बिजनेस एरोप्लेन बेचना है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। आपने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी गुड परचेज किए हैं या सर्विसेज ली हैं, हम जो उसका अमाउंट पेबल है, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। तो अभी क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स इसके अंडर में ही आते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ली हुई गुड्स या सर्विसेज के लिए ही पेबल्स हैं। तो आप एक इक्वेशन लिख लो इसका, ट्रेड पेबल्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। आप इसे नोट कर लो। सो नेक्स्ट टर्म है अपना डेटर्स। तो अभी देखो, ये हमारी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। अब इसने कोई पर्सन है, मान लो श्याम एंड कंपनी, एबीसी लिमिटेड ने कुछ गुड्स सेल की। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स व्हाट, उधारी पे। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस कैश में भी बेचता है, बिजनेस उधारी पे भी बेचता है। तो ये जैसे हमने क्रेडिटर पढ़ा कि बिजनेस उधारी पे कोई सामान खरीद सकता है, तो इन द सेम वे बिजनेस उधारी पे कोई सामान बेच भी सकता है। तो इट इज सिंपल फॉर यू नाउ, बिकॉज आपने क्रेडिटर का डेफिनेशन पढ़ लिया। ये क्रेडिटर का ठीक उल्टा है। आप क्रेडिटर के केस में कुछ सामान बाहर से खरीद के ला रहे थे उधारी पे, और डेटर के केस में आप कुछ सामान किसी को बेच रहे हैं बाहर। श्याम एंड कंपनी विल बी योर डेटर इस केस में। ओके, तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां पे मैं डेटर आपसे बोल रहा हूं, बट इसके अंदर बी जो है वो साइलेंट है, इसको डेप्टर नहीं बोलते, इसको डेटर बोलते हैं। ओके, डेटर मीन्स व्हाट, debtors are person
or firm to whom goods are sold or services are rendered on credit. That is, payment has not been received. Debtors are person, like in our example, Shyam and Company. To whom goods are sold. हमने कितने का गुड्स बेचा है? फॉर ₹10,000 और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट. हमने क्रेडिट पे ये गुड्स बेचे हैं. दैट इज पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव. तो हम श्याम एंड कंपनी विल बी आर डेटर. आप यहां लिख सकते हो कि इन दिस एग्जाम्पल श्याम एंड कंपनी इज आर डेटर. जैसे आप ये नोट कर लो, तो जैसे हमने अभी बिल्स पेबल पढ़ा, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड ने कुछ सामान उधार पे खरीदा था XYZ एंड कंपनी से. देन XYZ एंड कंपनी ने उनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया कि आप इसे एक्सेप्ट करो. और जैसे ही एबीसी लिमिटेड एंड कंपनी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो हमारा बिल्स पेबल बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज. और वो XYZ एंड कंपनी है, उसके लिए भी तो कुछ बना. XYZ एंड कंपनी के लिए वो क्या बना, आप बता सकते हो मेरे को? अगर आप अपने प्रीवियस एग्जांपल को रेफर करो, तो XYZ कंपनी के लिए वो बिल पेबल क्या बना, बिल्स पेबल क्या बन गया? वो XYZ एंड कंपनी के लिए एक बिल्स रिसीवेबल बन गया. ठीक है, बिल्स पेबल का उल्टा बिल्स रिसीवेबल. तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बिल्स रिसीवेबल समझा देता हूं. एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमने अभी लिया था, बस हमने उसमें कुछ उधार पे लिया था, अभी हम कुछ उधार पे बेचेंगे. ये हमारी एबीसी लिमिटेड. ठीक है, इसने कुछ गुड्स जो हैं वो अब एक कंपनी को या फिर किसी पर्सन को, सपोज कंपनी को बेचा इसने, KY लिमिटेड. यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, ये हमारी जो कंपनी है, इसने कुछ गुड्स KY लिमिटेड को बेचे उधार पे. गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट. हमने एबीसी लिमिटेड, जो कि हम हैं, हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया. बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें हमने ड्रॉर का नाम मेंशन किया, ड्रॉई, अमाउंट, डेट. यहाँ पे ड्रॉर कौन है? एबीसी लिमिटेड. ड्रॉई कौन है? KY लिमिटेड.
अमाउंट कितना है 1 लाख, और डेट सपोज इसका पेबल डेट इसने बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, और आज 1/4 है, ठीक है, तो 36/24 ये बिल ऑफ एक्सचेंज एबीसी लिमिटेड ने बना के दिया। ये गया केवाई लिमिटेड के पास, इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, देन ये आ गया वापस एबीसी लिमिटेड के पास। तो ये जब वापस आया तो एबीसी लिमिटेड के लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल, ओके। ये ठीक बिल्स पेबल का उल्टा है। अगर आप अपना प्रीवियस एग्जांपल लो तो उस केस में XYZ एंड कंपनी के लिए जो बिल्स पेबल एबीसी लिमिटेड के लिए था वो बिल्स रिसीवेबल XYZ एंड कंपनी के लिए हो गया, ओके। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। बिल्स रिसीवेबल bill of exchange becomes bill receivable for the person who draws it, क्या बोलते हैं हम उसे, ड्रॉ, एंड get it back after acceptance from the drawing, that is who are debtor, ओके। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें वो बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन, उस आदमी के लिए हु ड्रॉज इट, इस केस में एबीसी लिमिटेड, एंड गेट इट बैक आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कौन है यहाँ पे, केवाई लिमिटेड। बिल्स पेबल में जो हमने बाकी चीजें लिखी थी, स्पेसिफाइड अमाउंट एंड स्पेसिफाइड डेट, दैट विल आल्सो अप्लाई हियर, ओके। सो नोट इट डाउन। इसमें एक और टर्म आता है एंडोर्समेंट। मैंने जैसा आपको बताया कि ये बिल्स पेबल या फिर बिल्स रिसीवेबल हम एज अ पेमेंट के मोड की तरह यूज कर सकते हैं, एज अ पेमेंट, एज अ मोड ऑफ पेमेंट। लाइक मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि ये अपनी XYZ एंड कंपनी जो थी उसने आगे कुछ सामान खरीदा और अपना बिल्स पेबल उस कंपनी को दे दिया, ओके, जो कि उसके लिए एक बिल्स रिसीवेबल था। तो वो एंडोर्समेंट क्या होता है, हमने जो हमारे पास एक चेक पड़ा है, सपोज मेरे पास कोई चेक है जो पेमेंट मेरे को आया था, ठीक है, दैट्स अ बियरर चेक। बियरर चेक भी दो टाइप के होते हैं, एक अकाउंट पे चेक होता है और एक बियरर चेक होता है। अकाउंट पे चेक मींस जिसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है, और बियरर चेक मींस जिसमें कोई नाम नहीं लिखा रहता बट सिग्नेचर होता है। तो मान लो मेरे पास बियरर चेक पड़ा हुआ है, तो अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है एंड आई विल गिव दैट बियरर चेक फ्रॉम माई हैंड टू दैट पर्सन कि ये आप चेक रखो
और आप इससे आपकी पेमेंट रिलीज करवा सकते हो बैंक से। तो इन द सेम वे ये अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स बीआर या बीपी बोलते हैं, इसे हम आगे किसी को पेमेंट की तरह कर सकते हैं और हम उस पर एक अपना नोट लिख के देते हैं कि वी आर ट्रांसफरिंग दिस बिल्स रिसीवेबल टू दिस पर्सन एंड ही कैन रिडीम दैट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। हमने उसे किसी और को एंडोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, एंड दैट पर्सन गेट द राइट टू टेक द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट बीआर। ओके, सो अभी आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म या डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड असेट्स। असेट्स के बारे में आप सबको पता ही होगा कि असेट क्या होती है। जैसे किसी के पास लैंड है या बिल्डिंग है, तो उसे बखूबी पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी असेट है और इसकी कोई वैल्यू है। या आपके पास कोई कार है, वो आपकी एक असेट है। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग टर्म्स इफ यू डिफाइन कि असेट क्या है, असेट मींस कोई भी प्रॉपर्टी या फिर राइट जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, कंपनी के अंदर बहुत सारी एसेट्स यूज होती हैं, जैसे फिक्स असेट हो गई। तो कंपनी भी कई टाइप की फिक्स असेट यूज करती है। ठीक है, जो कि जैसे सपोज डायरेक्टली गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या फिर हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो हेल्प करती है। तो असेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, जिसका यूज हम अपने गुड्स या सर्विसेज को रेंडर करने के लिए करते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम मशीनरी का यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो हमारे लिए असेट है। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जैसे एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें हमारे एम्प्लॉयज बैठेंगे, हमारा स्टाफ बैठेगा, वो भी एक हमारे लिए असेट है। या फिर हमने कोई भी ऐसी चीज लगा रखी है जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही है, वो हमारे लिए एक असेट है। ठीक है, कुछ राइट्स भी होते हैं कंपनी के पास, वो भी असेट होते हैं। लाइक हमने कोई सामान उधार पे बेचा, ठीक है, तो आपने जो उस सामान को उधार पे बेचा, तो आपके पास एक राइट आ गया कि जिस पर्सन को आपने वो सामान उधार पे बेचा है, आप फ्यूचर में उस पर्सन से या उस कंपनी से अपने गुड्स के पैसे रिकवर कर सकते हैं या उससे वसूल सकते हैं। तो एक बार हम असेट की डेफिनेशन पे देखते हैं। ठीक है, assets are the future economic benefit, or you can say the right of which are owned or controlled by the entity। असेट्स वो चीजें होती हैं जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक मींस आर्थिक, फाइनेंशियल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या जिसके राइट्स कंपनी को मिलेंगे या फिर कंपनी उन चीजों को कंट्रोल करती है। लाइक मैंने आपको डेटर का एग्जांपल बताया कि कंपनी के पास एक राइट है पैसा लेने का। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं असेट्स आर द प्रॉपर्टी owned by an entity। एग्जाम्पल,
फर्नीचर आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं रहेगी तो आप अपने एम्प्लॉय स्टाफ को कहाँ बैठाओगे, अपनी मशीनरी क्या खुले मैदान में लगाओगे? तो ये आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। प्लांट एंड मशीनरी जिससे आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर इन्हें यूज करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और भी बहुत ऐसे एग्जांपल है जो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लो, फिर हम असेट के क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो असेट, अब नाउ असेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। देखते हैं, हम उन्हें एक एक करके लिखते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, assets can be classified as below. फर्स्ट, जैसे हमने लायबिलिटी को क्लासिफाई किया था, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, तो इन द सेम वे asset can be classified as non current assets second, current assets and third one is न्यू फॉर यू, आपने अभी तक नाम नहीं सुना उसका। थर्ड वन इज फिक्टिशियस असेट। तो जो हमारी असेट है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई हो सकती है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। अब हम इन तीनों पार्ट को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हम क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। आप बीच में लिखो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स मीन्स व्हाट? assets which are held for continuous use in the business for the purpose of producing goods or rendering services. And that is they are not held for sale. These assets are held by
the entity with the intention to use it for more than 12 months। तो नॉन करेंट असेट्स वो सारी असेट्स हैं जिसे एक एंटिटी अपने बिजनेस में जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज सरेंडर कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज उन असेट्स को कंपनी होल्ड कर रही है और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उस असेट को वो विद इन 12 मंथ्स के अंदर बेचेंगी। ठीक है, तो ये आपका नॉन करेंट असेट्स का डेफिनेशन है। अब इस नॉन करेंट असेट के अंडर में दो और बाइफर्केशन है। ठीक है, वो दो बाइफर्केशन क्या है आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखता हूं। तो अभी आपने जो नॉन करेंट असेट्स के नीचे लिखा था, अब आप उसके नीचे लिखो ऐसे करके। टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है। टेंजिबल एसेट मींस वो असेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे बिल्डिंग हम देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं और उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। फर्नीचर, एसी आपका, या फिर और कोई भी एसेट, लैंड। ठीक है, तो हम इन सभी एसेट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है फिर? ऐसी एसेट्स जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपने ऐसा किसी एसेट के बारे में सुना है जो कि दिखता नहीं है, होता नहीं है, कोई इसको छू नहीं सकता, बट वो एक असेट है। असेट इन द सेंस वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा या उसकी कोई एक वैल्यू है। आप एग्जांपल बता सकते हैं क्या? तो चलो मैं बताता हूं। इनटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल लाइक गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट। अभी हम ये सब लिखेंगे, गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट। गुडविल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। गुडविल क्या है? जैसे आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो दो ब्रांड के कपड़े लगे हैं, एक पीटर इंग्लैंड और एक कोई अपना लोकल ब्रांड जिसका आपने नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना है। तो आप किसको प्रेफर करोगे? अगर वो आपके बजट में है, मान लो 2000 का आप बजट लेके गए कि मेरे पास 2000 रुपये हैं और मेरे को एक टी शर्ट चाहिए या एक शर्ट चाहिए, तो आप पीटर इंग्लैंड का लेके आओगे या फिर और कोई ब्रांड। जैसे मान लो आप शूज लेने गए, आपको नाइकी या रिबॉक पसंद आया और उसके सामने एक और लोकल ब्रांड है, तो आप किसको लोगे? जो ब्रांडेड कंपनी है, नाइकी और रिबॉक। तो यहाँ पे आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को ये चीज खरीदनी है और ये चीज नहीं खरीदनी है? आप जिस ब्रांड को चूज कर रहे हो, आप जानते हो कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड है, वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जो आपके आइकन हैं, माइट बी अ क्रिकेटर और अ फुटबॉलर और एनी एक्टर, वो इन चीज़ों को पहनते हैं। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसे चूज कर रहे हो। तो
ये उस कंपनी की गुडविल है, उस कंपनी की गुडविल है जो आपको उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर रही है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो उसने इतने सालों में बिल्ड की है। तो आप इस वजह से उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो ये गुडविल कंपनी के लिए एक असेट की तरह काम कर रही है। अगर दो प्रोडक्ट रखे हैं तो आप उस कंपनी के ब्रांड को चूज कर रहे हैं जिसकी गुडविल अच्छी है। तो गुडविल क्या लेके आ रहा है कंपनी के पास? गुडविल कस्टमर्स को लेके आ रहा है, कस्टमर्स के आने से उनकी सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू आ रहा है उनके पास। ओके, तो दिस इज अ असेट, दिस इज एन असेट विच कैन नॉट बी सीन। आप गुडविल को देख नहीं सकते, गुडविल को छू नहीं सकते, बट गुडविल एग्जिस्ट करती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल पेटेंट का। आपने कोई इन्वेंशन किया, जैसे आपने कोई कैमरा बनाया या आपने कोई गाड़ी बनाई जो हाइड्रोजन पे चलती है। आपने गवर्नमेंट से बोला कि मैंने एक इन्वेंशन किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है और मैं इसके राइट्स लेना चाहता हूँ कि ऐसी गाड़ी कोई और ना बना पाए, सो दैट कि आई कैन मैन्युफैक्चर दैट कार, क्योंकि मैंने उस पर इतना रिसर्च किया है, मैंने उसके ऊपर अपना टाइम और मनी स्पेंड किया है, तो उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से आप उसके राइट लेते हैं, उस राइट को हम पेटेंट बोलते हैं। जैसे ही आपको पेटेंट मिलेगा तो आपके पास राइट आ जाएगा कि आप हाइड्रोजन कार को आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कोई और मैन्युफैक्चर कर सकता है बट उसे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस केस में आप अगर परमिशन किसी को देते हैं तो आप वहां पे कुछ टर्म्स रख सकते हैं। जैसे आप अगर आपने किसी को राइट दिया, ओके यू कैन मैन्युफैक्चर द हाइड्रोजन कार, बट आप उसमें अपनी टर्म्स रखते हैं कि आपने अगर एक कार बेची तो उसका 10% रेवेन्यू जो है मुझे मिलना चाहिए। तो ये पेटेंट जो राइट है वो आपके बेनिफिट के लिए काम करता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे गवर्नमेंट की सील है बस कि ये पेटेंट आपको मिला है। उस असेट को हम देख नहीं सकते बट वो असेट हमें एक बेनिफिट दे रही है। तो दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। ऐसे ही कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होगा कॉपीराइट, एंड जैसे अमिताभ बच्चन सर ने अपनी वॉइस का एक कॉपीराइट ले रखा है, उनकी आवाज की मिमिक्री उनकी अथॉरिटी के बिना कोई नहीं कर सकता। तो ये कॉपीराइट भी उसी कैटेगरी में आता है जिसमें आपको एक राइट मिला होता है कि आप ही उस कंटेंट को एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिखते हैं अपन डेफिनेशन। Tangible assets are those assets which can be seen or touched. That is, they have the physical existence. Example: land, building, furniture, etc. Intangible assets इसका उल्टा, those assets which cannot be seen or touched, that is, they don't have the physical existence. Example: goodwill, patent, copyright. तो अभी हमने ये चीजें समझी, आप इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट
करंट एसेट की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है असेट्स में, क्लासिफिकेशन में, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने नॉन करंट असेट में पढ़ा कि वो सारी असेट्स जो हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते हैं या फिर सर्विसेज सरेंडर करने में यूज करते हैं। बट करंट असेट्स जो हैं हम इस पर्पस के लिए रखते हैं ताकि हम उन्हें सेल कर सकें, हम बेच सकें उन्हें। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले। Those assets which are meant to be sold in the normal course of business or would be converted into cash within the period of 12 months। ठीक है, इसका एग्जाम्पल गुड्स। गुड्स कंपनी बनाती है बेचने के लिए, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि अपने गुड्स को बना के और अपने पास रख के बैठ जाएगी। सॉरी। देन हमारे डेटर्स, हम ये कोशिश करते हैं कि हम जितनी जल्दी से जल्दी अपने डेटर्स से पैसा रियलाइज कर सकें। तो दिस असेट is held with the intention to convert it in cash within the period of 12 months। तो ये हमारा एक करंट असेट्स है। ठीक है, इसके अंदर आप BR लिख सकते हो, बिल्स रिसीवेबल। ओके, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। असेट का जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन था वो था फिक्टिशियस असेट। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि असेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, जिस पे हमारा एक राइट होता है और हम उसे रियलाइज कर सकते हैं इन कैश इन फ्यूचर, या फिर हमारी जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें वो हेल्प करती है हमारी। बट ये जो फिक्टिशियस असेट है ये कोई असेट नहीं है, ये एक झूठ मूठ की असेट है। क्या है? इससे हम फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं निकलने वाला हमारा, इससे हम इससे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करने वाले, बट हम इसे रिकॉर्ड क्यों करते हैं? अभी देखो, कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, बट हमें उन्हें असेट की तरह रिकॉर्ड करना होता है इंस्टेड ऑफ कि हम उसे एक बार में खर्चा मान लें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक बहुत पॉपुलर जो एग्जाम्पल है अपना एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, तो अभी देखो, जब कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है तो एक भारी भरकम खर्चा होता है उनका। ठीक है, जैसे मान लो SRK ने एक कंपनी जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम बनाती है उसके लिए एडवर्टीजमेंट किया था। ठीक है,
उस एडवर्टीजमेंट के लिए SRK ने उस टाइम उस कंपनी से 7 CR 7 करोड़ की फीस चार्ज की थी। ठीक है, तो अभी वो जो एडवर्टीजमेंट किया और 7 करोड़ की फीस चार्ज की, तो क्या उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट कंपनी को उसी साल में मिल गया जिस साल में कंपनी ने उस एडवर्टीजमेंट को किया था, या फिर उस एडवर्टीजमेंट को कंपनी ने 4-5 साल चलाया और उस एडवर्टीजमेंट से कंपनी की सेल बढ़ी कब तक, नॉट ओनली इन द ईयर ऑफ जिस साल में एडवर्टीजमेंट हुआ, बट इन ऑल दोज ईयर्स जहां पे वो एडवर्टीजमेंट रन होती रही। तो कुछ ऐसे खर्चे जो एक्चुअल में एक्सपेंस है बट जिनके बेनिफिट हम अभी उसी साल के अंदर हमें रियलाइज नहीं होते, जो कि एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है हमारा इस एग्जांपल में, तो हम वैसे खर्चे को एक बार में खर्चा नहीं मानते, हम उस खर्चे को एक असेट मानते हैं, ये सोच के कि ये खर्चा हमारा आज हो गया है, बट इसका बेनिफिट जो हमारी सेल्स है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो हम उसे खर्चा मान के राइट ऑफ या एक्सपेंस नहीं करते, हम उसे एक असेट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसके ऊपर हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा फिक्टिशियस असेट को समझना, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हम इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। asset which cannot be realized in cash or does not have any future economic benefit। और हम क्या कह सकते हैं इसे, these are the losses which are not fully written off in the year in which it is incurred, but it will be written off in more than one accounting period। Example, deferred revenue expenditure, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड खर्चा जिसे हम डेफर करने वाले हैं, मींस हम उसे आगे पोस्टपोन करने वाले हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसका एग्जाम्पल एक बना लो, जैसे
ये कंपनी है, कंपनी ने SRK से सर्विस ली एडवर्टीजमेंट करवाने की फॉर फेयर एंड लवली, एंड कंपनी ने SRK को पेमेंट किया 7 करोड़ का, एंड कंपनी थिंक्स कि ऑल्दो ये खर्चा हमने सपोज 2010 में किया है, बट इसका बेनिफिट जो है कंपनी को आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। सपोज 2011, then 12, 13, 14, 15। तो कंपनी सोचती है कि इस खर्चे का बेनिफिट कंपनी को आगे आने वाले सालों में मिलता रहेगा, तो कंपनी इसको इन 6 सालों में डिवाइड कर देगी। 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो 1 करोड़ से ज्यादा का कुछ अमाउंट आएगा वो कंपनी यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ करेगी, बाकी को असेट रिकॉर्ड कर लेगी, एंड देन धीरे धीरे इस 7 करोड़ में से जो हमने 7 करोड़ को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, हम धीरे धीरे हर साल उसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, तब तक जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो एक असेट की तरह रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस पार्ट को हम आगे भी कवर करेंगे, बट अभी क्योंकि हम डेफिनेशन का चैप्टर कवर कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैंने कवर कर दिया। ठीक है, और जो ट्रेड पेबल्स मैंने बताया था आपको क्रेडिटर्स के लिए कि ट्रेड पेबल्स इज नथिंग बट द पेबल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें 2 पार्ट थे, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इन द सेम मैनर हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, उस ट्रेड रिसीवेबल में जो भी हम गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और जो हमारा पैसा आने वाला था होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटर और बिल्स रिसीवेबल, उससे हमारा फॉर्म होता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। सो आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने क्रेडिटर्स कवर किए, फिर बिल्स पेबल कवर किया, ट्रेड पेबल्स कवर किए, डेटर्स, देन बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एंड देन असेट्स। ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है, और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। ओके, गुड बाय।